बाल मंदिर के इस YouTube चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम लेने जा रहे हैं क्लास 12th में नया लेसन जिसका नाम है उप सहसंयोजक यौगिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे अच्छा इंटरेस्टिंग लेसन अपन मान सकते हैं इसे, ठीक है ना। देखिए क्या होता है कि हम जब छोटी क्लासों में पढ़ते हैं तो उसमें हमें बताए जाते हैं रासायनिक बंध कि भाई रासायनिक बंध क्या होते हैं, है ना। तो रासायनिक बंध तो क्या है, रासायनिक क्रियाओं के द्वारा जो परमाणु अणु जो होते हैं उनके बीच में बनने वाले बंध होते हैं, ठीक है ना। लेकिन वास्तव में हम बंध की बात करते हैं तो हमें बताया जाता है जैसे एक होता है आयनिक बंध। कौन सा? आयनिक बंध, है ना। आयनिक बंध और आयनिक बंध से मिलकर बने यौगिकों को हम क्या कहते हैं? आयनिक यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं? आयनिक यौगिक, है ना। तो आयनिक बंध का मतलब क्या हुआ? आयनों से, यानी दो विपरीत आवेश एक दूसरे के साथ में जिस बंध के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं उनको हम आयनिक बंध के नाम से जानते हैं, ठीक है। एक आता है सहसंयोजक बंध। कौन सा? सहसंयोजक बंध, है ना। और इससे मिलकर बने यौगिक क्या कहलाते हैं? तो अपन कहते हैं सहसंयोजक यौगिक कहलाते हैं। कौन से यौगिक? सहसंयोजक यौगिक के नाम से जाने जाते हैं। अब सहसंयोजक बंध क्या होता है तो उसके बारे में हम कहते हैं कि जब दो परमाणु परस्पर समान संख्या में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के द्वारा जो बंध बनाते हैं उन्हें हम कहते हैं सहसंयोजक बंध। फिर उसमें एकल बंध भी बनता है, द्विबंध भी बनता है और त्रिबंध का निर्माण भी होता है, तो वो कहलाते हैं सहसंयोजक बंध, ठीक है। एक अपन लेते हैं इसमें, वो है धात्विक बंध। क्या नाम लेते हैं? धात्विक बंध, है ना। तो धात्विक मतलब क्या होता है कि धातु जो होती है, धातु के अंदर जो धातु के परमाणु या जो आयन होते हैं उन आयनों के बीच में बनने वाला बंध जो होता है उसको अपन कहते हैं धात्विक बंध, ठीक है। सबसे प्रबल माने जाते हैं ये बंध, ठीक है। और एक अपन पढ़ते हैं हाइड्रोजन बंध। हाइड्रोजन बंध क्या होता है कि जब हाइड्रोजन है जैसे HF हाइड्रोजन फ्लोराइड है ना, तो हाइड्रोजन फ्लोराइड के अंदर ये अपन लेते हैं कि अगर हाइड्रोजन फ्लोराइड दूसरे हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ में बंध बनाना चाहे तो इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन फ्लोराइड का ये ऋण विद्युतीय भाग दूसरे अणु के हाइड्रोजन के साथ में एक विशेष प्रकार का बंध बनाता है, ये जैसे। तो ये क्या कहलाता है? हाइड्रोजन बंध, जो डॉट लाइन के द्वारा हम बंध बताते हैं। और हाइड्रोजन बंध भी दो प्रकार के पढ़े अपन ने पढ़ा था, एक होता है अंतः अणुक और एक होता है अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध, है ना। तो बंध जो बात करते हैं अपन के भाई आयनिक बंध होते हैं, सहसंयोजक बंध होते हैं या धात्विक बंध होते हैं, हाइड्रोजन बंध होते हैं, इनसे बने हुए यौगिक जो होते हैं उनको हम आयनिक यौगिक, सहसंयोजक यौगिक, धात्विक यौगिक या क्या कहते हैं हाइड्रोजन वाले बंध युक्त यौगिक कहलाते हैं, है ना। तो इन सब से अलग एक और हमने पढ़ा था 11th क्लास के अंदर, वो है उप सहसंयोजक बंध। देखो ये बात आती है इसकी सहसंयोजक बंध की, तो वहां अष्टक नियम लगाते हैं कि परमाणु अपने बाह्यतम कोश को पूर्ण करने के लिए दूसरे परमाणु के साथ में इलेक्ट्रॉन का साझा करता है और साझेदारी के द्वारा बंध बनाता है, ठीक है। अब हम लेते हैं उप सहसंयोजक बंध, इसी का ही एक भाग है ना। क्या होता है चलिए अपन इसके बारे में बात करते हैं कि भाई उप सहसंयोजक बंध किसे कहते हैं। हमने 11th क्लास के अंदर पढ़ा है तो उसमें हमने बताया था कि कोई भी परमाणु अगर उसका अष्टक अपूर्ण हो, है ना, तो वह दूसरे के साथ में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी इस प्रकार से करता है। अब बात तो आती है साझेदारी की, है ना। देखो क्या नाम आता है? उप सहसंयोजक बंध, है ना। इसमें क्या होता है कि जैसे अपन लेते हैं कि हमने लिया, ये आपको पता है उदाहरण अपन ने 11th के अंदर लिया था BF3, है ना। अब बोरोन देखो, बोरोन के इस BF3 के अंदर बोरोन का अगर अपन देखते हैं अष्टक अपूर्ण यानी बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है। क्यों? 2, 4 और 6, कितने? 6 इलेक्ट्रॉन।
अब इसको अपना अष्टक पूरा करना है, इसके खुद के पास में इलेक्ट्रॉन शेष नहीं है, तो ये एक ऐसे समूह से क्रिया करता है या ऐसे समूह से जुड़ने का प्रयास करता है जिसके पास में एक्स्ट्रा में लॉन पेयर या इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित हो। ठीक है, अब जैसे अमोनिया है, तो अमोनिया में नाइट्रोजन परमाणु पर एक लॉन पेयर होता है ना। अब देखो इनके बंध कैसे बनते हैं, ये एक तरह से लिगेंड कहलाता है। क्या कहलाते हैं? लिगेंड। लिगेंड का मतलब ये होता है कि ऐसे समूह जिसके पास में इलेक्ट्रॉन युग्म हो, उपस्थित हो, और वह दूसरे परमाणु के दूसरे समूह के साथ में बंध बनाकर और क्या करे, उसकी संयोजकता को पूर्ण करता हो। ठीक है, अब देखिए इसके पास ये तीन ही है, ये अपना एक लॉन पेयर इस बोरॉन को देगा। ठीक है, अब बोरॉन को दे रहा है लेकिन बोरॉन के पास में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, वापस साझेदारी जो होती है ना, साझेदारी नहीं है, ये एक तरफा इलेक्ट्रॉन है, मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन युग्म इसके पास में आके बंध बना रहा है। तो जब ये बंध बनता है तो इस बंध को इस तीर के निशान के द्वारा दर्शाते हैं। तीर का निशान जहां से शुरू हो रहा है वहां से इलेक्ट्रॉन गए, ठीक है, और जहां ये तीर का निशान पूरा हो रहा है उसके पास में इलेक्ट्रॉन पहुंचे, तो ये BF3। ठीक है, तो ये इस प्रकार का जो बंध बनता है जिसमें एक लिगेंड अपना एक लॉन पेयर किसी दूसरे समूह को देता है ताकि उसका अष्टक पूरा हो सके, तो वह बंध जो होते हैं ये बंध कहलाते हैं कौन से? उपसंयोजक बंध के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, और इससे बने यौगिकों को हम क्या कहते हैं? उपसंयोजक यौगिक कहते हैं। तो ये लेसन जो अपना है, इस लेसन के अंदर हम यही चीज पढ़ेंगे कि जो उपसंयोजक बंध किस प्रकार से बनता है, उसमें यौगिक कैसे होते हैं, उन यौगिकों के द्वारा क्या समानता दर्शाई जाती है, ठीक है ना, और इसमें संकरण किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, कलर किस प्रकार से दर्शाया जाता है, इन सब के बारे में हम इस लेसन के अंदर बात करेंगे। ठीक है, तो अब हम शुरुआत करते हैं इस पाठ की। ठीक है ना, इस पाठ में शुरुआत में दिया गया है कि जो यौगिक हम पढ़ते हैं, यौगिक विशेष तौर पे जैसे हम बात करते हैं ना, तो यौगिक को योगात्मक क्या नाम दिया गया है? योगात्मक यौगिक के नाम से भी जाना जाता है। कि एक होता है योगात्मक यौगिक, क्या होते हैं, चलो इसके बारे में अपन बात करते हैं। तो पाठ की शुरुआत अपनी यहां से होती है कि योगात्मक यौगिक क्या नाम देते हैं? योगात्मक। ध्यान दीजिएगा, देखिए नाम आता है योगात्मक यौगिक। ठीक है, देखो क्या होता है इसके अंदर कि इसमें हम क्या करते हैं कि कुछ सरल यौगिक जो होते हैं, मतलब ऐसे हैं जो स्थायी हो, ठीक है, उन स्थायी यौगिकों को कुछ आणविक अनुपात में मिलाया जाता है और मिलाने के बाद उसका हम क्या करते हैं? वाष्पन करते हैं। वाष्पन करने से क्या होता है? उनके बीच में बंध बन जाते हैं और बंध बनने के बाद जो यौगिक हमें प्राप्त होते हैं उन्हें हम कहते हैं योगात्मक यौगिक। वापस सुन लीजिएगा कि ऐसे, मतलब इनमें हम क्या करते हैं, देखो परिभाषा लिख देता हूं मैं इसके साथ में। ठीक है, परिभाषा ये आती है इसके अंदर कि दो या दो से अधिक सरल स्थायी यौगिकों को आणविक अनुपात में मिलाकर किसमें? आणविक अनुपात में मिला दो और मिलाकर उनका वाष्पन करके जो यौगिक प्राप्त किए जाते हैं, प्राप्त होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? योगात्मक यौगिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? योगात्मक यौगिक कहते हैं। देखो कितनी अच्छी बात की है, योगात्मक यौगिक कहते हैं। अणुओं को, मतलब यौगिकों को उनके
क्या करते हैं, अनुपात में मिलाकर और फिर उसको आणविक अनुपात में, लेकिन वर्ड क्या दिया है देखो, स्थायी, सरल स्थायी यौगिक बनाने। ठीक है, तो ये किस प्रकार से बनते हैं, आपको इसमें ना 3-4 उदाहरण याद रखने बिल्कुल क्या होता है इसके अंदर। जैसे फर्स्ट एग्जांपल इसका दिया गया है पोटास एलम। ठीक है ना, चलिए देखिए सबसे पहला एग्जांपल अपन लेते हैं, वो है पोटास एलम। पोटास एलम जिसको कहा जाता है फिटकरी, अपने भाषा में क्या कहते हैं इसको, फिटकरी। क्या नाम देते हैं, फिटकरी, जानते हो ना फिटकरी। हाँ, तो इसमें हम इसको किस प्रकार से बनाते हैं, तो उसके लिए क्या कहा है कि 2 या 2 से अधिक सरल स्थायी यौगिकों को आणविक अनुपात में मिलाना है। तो हम सबसे पहले एक लेते हैं K2SO4, ध्यान दीजिएगा K2SO4 पोटेशियम सल्फेट प्लस साथ में लिया जाता है Al2SO4 का ऑल्ट्राइड, एल्यूमिनियम सल्फेट प्लस साथ में लेते हैं इसमें 24 अणु जल के। अब देखो आप, ये सभी यौगिक है और इन यौगिकों को हमने मिलाया और मिलाकर इसका वाष्पन करके इनको जोड़ा गया है, बनाया गया है, तो इससे बनता है कौन सा, योगात्मक। अब आप इसका सूत्र लिखेंगे तो ये सब आपस में जुड़ जाएंगे। देखो कैसे बनता है, K2SO4 पॉइंट का मतलब ये इसके साथ जुड़ गया है। ठीक है, Al2SO4 का ऑल्ट्राइड और 0.24H2O, ये इसका सूत्र बन गया, किसका, पोटास एलम या फिटकरी। पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट के नाम से ये जाना जाता है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके कुछ और उदाहरण देते हैं। ओके, चलिए अब देखो इसका सेकंड उदाहरण है, वो है मोहर लवण या मोर लवण के नाम से जाना जाता है। मोहर लवण के नाम से, फेरस अमोनियम सल्फेट के नाम से भी अपन इसको ले सकते हैं। इसको, इसे फेरस अमोनियम सल्फेट। ठीक है, चलिए देखो सेकंड आता है मोहर लवण या मोर लवण। मोहर लवण, ठीक है, इसको शॉर्ट में लिखते हैं FAS, फेरस। अब देखो फेरस अमोनियम सल्फेट। ठीक है, जैसे अभी अपन ने लिया था वैसे सबसे पहले लेते हैं FeSO4 प्लस अमोनियम सल्फेट NH4 का ऑल्टवाइड SO4 प्लस, अब साथ में देखो क्रिस्टल है, ये क्रिस्टलीकृत यौगिक होते हैं, तो इसमें क्रिस्टलन जल की मात्रा पाई जाती है, तो इसके अंदर जल के अणु कितने होते हैं, 6H2O। अब आप इन सबको जोड़ो तो क्या बनेगा, FeSO4 NH4 का ऑल्टवाइड SO4 0.6H2O, ये क्या कहलाता है, मोर लवण या मोहर लवण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तीसरा हम लेते हैं जैसे पोटेशियम फेरोसाइनाइड। क्या नाम आता है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। ठीक है, ये सबसे महत्वपूर्ण यौगिकों में आते हैं। अब देखो इसको बनाने के लिए एक तो हम लेते हैं पोटेशियम साइनाइड, ठीक है, और प्लस एक लिया जाता है फेरस साइनाइड FeCN का ऑल्टवाइड। अब इन दोनों को जब अपन जोड़ेंगे तो इनको जोड़ने पर बनता है K4FeCN का होल 6, ये है पोटेशियम फेरोसाइनाइड। अब आप समीकरण को संतुलित करो तो क्या करेंगे, देखो आयरन एक है, पोटेशियम कितने हैं, 4, तो यहां अपन लिख देंगे 4, तो 4K साइनाइड 4 और 2 कितने हो गए, 6, तो K4FeCN का होल 6 पोटेशियम फेरोसाइनाइड के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, तो ये 2 उदाहरण, 3 उदाहरण ये हो गए, और एक होता है कार्नेलाइट,
इसका अभी अपन लेते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो तीसरा आता है इसका चौथा उदाहरण, ये है जैसे कार्नेलाइट के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। एक ये लास्ट उदाहरण है इसका, बाकी ऐसे बुक्स में कई है, लेकिन अपन इसके मुख्य उदाहरण जो अपने यूज में आते हैं उनको ले रहे हैं, ठीक है ना। तो इसका उदाहरण है ना, मैं यहां साइड में लिख देता हूं। ये यहां लिख देता हूं तीसरा उदाहरण, ये है कार्नेलाइट, ठीक है। अब इसका सीधा सूत्र लिख दे अपन, चलो KCl प्लस MgCl2 प्लस 6H2। अब इन सबको जोड़ो आप, KCl प्लस MgCl2 प्लस 6H2 जोड़ोगे ना तो क्या बनेगा, चलो इसको पूरा एक साथ लिखते हैं। तो देखो KCl पॉइंट MgCl2 पॉइंट 6H2O, ये क्या है, कार्नेलाइट, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये कुछ उदाहरण अपने चौथा उदाहरण है ये, ठीक है ना। तो पहला हमने कौन सा लिया, फिटकरी, दूसरा मोर लवण, तीसरा पोटेशियम फेरोसाइनाइड और चौथा क्या आ गया, कार्नेलाइट। ओके, अब देखिए आप यहां तक तो ये योगात्मक यौगिक क्या होते हैं इसके बारे में बताया गया है। अब हम बात करते हैं कि ये जो योगात्मक यौगिक होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, ध्यान दीजिएगा। योगात्मक यौगिकों के प्रकार, यौगिकों के प्रकार कितने होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। कितने, दो प्रकार के। पहला आता है इसमें, वो है द्विक लवण। क्या नाम आता है, द्विक लवण जो होता है, इसके बारे में बताते हैं कि ये यौगिक जो होते हैं ना, ये ऐसे यौगिक हैं जो यह ठोस अवस्था में क्या होते हैं, स्थायी। ठोस अवस्था में तो क्या होते हैं, स्थायी होते हैं, लेकिन जब आप इसको पानी के अंदर घोलोगे तो पानी के अंदर घोलने पर स्थायी, लेकिन विलयन में या जल में घोलने पर यह आयनों में विभक्त होकर, आयनों में क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे, आयनों में विभक्त होकर, ध्यान दीजिएगा, और रासायनिक गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं, रासायनिक गुण दर्शाते हैं। देखो बड़े विचित्र है, क्या कह रहा है ये कि ठोस अवस्था में तो स्थायी होते हैं, लेकिन जैसे ही आप इनको पानी के अंदर मिलाओगे या किसी विलयन के अंदर जब घोलते हैं तो घोलने पर ये क्या हो जाएगा, पूर्ण रूप से आयनों में विभक्त हो जाएंगे, और आयनों में विभक्त होकर और अपने आयनों के गुण प्रदर्शित करते हैं। कैसे करते हैं, तो आप इसका एग्जाम्पल देखो। इसका एग्जाम्पल अभी अपन लेते हैं, जैसे मोहर लवण की बात करते हैं, किसकी, मोहर लवण। तो मोहर लवण कौन सा है, FAS, है ना। मोहर लवण को पानी में घोला, तो मोहर लवण को जल में घोलने पर, जल में घोलने पर यह आयनों में विभक्त हो जाता है, आयनों में क्या हो जाएगा, विभक्त हो जाता है, ठीक है। अब कैसे होता है, तो हमने इसका अभी सूत्र लिखा था, क्या था, FeSO4। देखिए FeSO4 पॉइंट NH4 का होल्ड बाई SO4 0.6H2O। अब आप इसको किस में डालो, जल में। अब इसको जल में मिलाएंगे तो ये क्या है, आयनों में टूट जाएगा। आयन अब कौन कौन से होते हैं, देखो ध्यान दीजिएगा, Fe
यहां पर Fb की संयोजकता कितनी हो जाएगी, +2। तो ये जल में घुलने पर ये बनाएगा Fe+2। ठीक है। SO4 संयोजकता कितनी होती है, -2। तो और क्या बनेगा, SO4-2। ठीक है। और अमोनियम आयन है, तो चलो पहले धनायन बता देते हैं। तो अमोनियम आयन लिख दो, NH4+1 और क्या बनाता है, SO4-2-, यानी ये क्या हो जाएगा, पूर्ण रूप से आयनों में टूट जाएगा। और आयनों में टूटकर और फिर अपने क्या करता है, रासायनिक गुणधर्म प्रदर्शित करता है। तो ये कौन सा कहलाता है, द्विक लवण, यानी जो ठोस अवस्था में क्या होते हैं, स्थायी होते हैं, लेकिन उसको विलयन में डालेंगे या जल में घोलने पर ये क्या हो जाते हैं, आयनों में विभक्त होकर और रासायनिक गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं। तो ये आप इसका, अब देखो ये बनाया, वैसे कि इसको भी अगर पानी में घोलोगे, ध्यान दीजिएगा इधर, तो K+ आयन, Cl- आयन और Mg2+ आयन, ये भी आयनों में क्या हो जाएगा, विभक्त हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ये भी इसी का ही उदाहरण है ना, किसका, द्विक लवण का, आपस में मिले हुए। ठीक है ना, चलिए स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ओके, अब हम लेते हैं हमारी मेन परिभाषा, कौन सी, उप सहसंयोजक यौगिक, है ना। देखो क्या होता है, उप सहसंयोजक यौगिक। अब अपनी परिभाषा यहां आती है, और एक चीज और बता देता हूं, इन उप सहसंयोजक यौगिकों को संकुल यौगिक या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के नाम से भी जाना जाता है। कौन से, संकुल यौगिक के नाम से जाना जाता है। चलिए अब हम जैसे इसके तुलना कर सकते हैं, अपन इसको तुलनात्मक रूप से बता सकते हैं, है ना। चलिए देखिए आप, क्या आता है, सेकंड नंबर, उप सहसंयोजक यौगिक या इनको क्या कहते हैं, संकुल यौगिक कहते हैं। क्या नाम कहते हैं, संकुल यौगिक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के नाम से जाने जाते हैं। पहले अपन क्या करते हैं, इसकी परिभाषा लेते हैं। अभी अपन ने जैसे लिया था ना, तो इसके अंदर क्या बताएंगे कि ऐसे यौगिक जिनमें केंद्रीय धातु परमाणु आयन, केंद्रीय धातु परमाणु आयन अन्य अन्य उदासीन अणुओं या ऋणायन के साथ कौन सा बंध बनाते हैं, उप सहसंयोजक यौगिक। अपन ने लिया था ना, उप सहसंयोजक बंध के साथ कौन सा बंध, उप सहसंयोजक बंध, उप सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़कर ऐसे यौगिक जिनमें केंद्रीय धातु परमाणु आयन अन्य उदासीन अणुओं या ऋण आयन के साथ उप सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़कर यौगिकों का, जिन यौगिकों का निर्माण करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उप सहसंयोजक यौगिक, उन्हें उप सहसंयोजक यौगिक या संकुल यौगिक कहा जाता है।
अब इसकी खासियत क्या है, हमने वही चीज ली है जो पहले बताया था मैंने कि भाई जिसका अब क्या कह रहा है, अन्य परमाणुओं के साथ में या उदासीन अणुओं के साथ ऋणायन के साथ उपसंयोजक बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं। इनकी खासियत ये है कि यह ठोस और विलयन दोनों अवस्थाओं में आयनों के गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं। क्या कहते हैं, यह ठोस, जैसे अभी पहले लिया था ना द्विक लवण, तो उसके हिसाब से यह ठोस तथा विलयन दोनों अवस्थाओं में, विलयन यानी मतलब क्या हुआ, पदार्थ को पानी में घोला मिलाया, विलयन दोनों अवस्थाओं में क्या होते हैं, स्थायी होते हैं। क्या होते हैं, स्थायी होते हैं तथा आयनों के रासायनिक गुण नहीं दर्शाते। ये इसकी परिभाषा अपन बता सकते हैं। ये किसी भी प्रकार के आयनों में आसानी से विभक्त नहीं होते हैं, इस कारण इनके कोई रासायनिक गुणधर्म नहीं दर्शाए जाते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, ठीक है ना। तो आज हमने, चलो इसका एक उदाहरण लेना चाहो तो उदाहरण आपको बता देता हूं। जैसे है ना ये K4FeCN का होल 6, अब ये है, इसको अगर अपन पानी में घोलेंगे तो जल में घोलने पर ये आयनों में विभक्त नहीं होगा, ये टूटेगा ही नहीं। इसमें KCN प्लस अभी अपन ने लिया था ना FeCN का होल 12, ये KCN सॉरी, ठीक है ना, तो ये आयनों में टूटेगा ही नहीं, तो ये क्या होते हैं, स्थायी होते हैं। तो आज हमने केवल इस पाठ की शुरुआत की है सामान्य परिचय के बारे में। नेक्स्ट टर्न हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जिसमें हम इस पाठ से संबंधित परिभाषाएं लेंगे। काफी परिभाषाएं हैं, उन परिभाषाओं को समझ के ही हम इस पाठ को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो बाल मंदिर बाड़मेर के इस YouTube चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।